हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केयर फ्रॉम वेरमो बोकारो झारखंड। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। दरअसल काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि हमारी भी करियर है, हमें भी पढ़ना होता है। तो जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं आप सभी के बीच होता हूं। रिसेंटली सेकेंड सेम की एग्जामिनेशंस हुई थी और क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी आए थे, मैंने चेकआउट किया है। प्लस एक बात मैंने ये भी बताया था कि थर्ड ईयर नॉन कोल माइनिंग की जो भी सिलेबस है उसको आप देख लीजिए, आपका पासिंग नंबर से मैक्सिमम नंबर आ सकता है। तो जितने भी हमारे अगर स्टूडेंट या फिर फ्रेंड्स जो लेक्चर को देखते हैं तो डेफिनेटली वो थर्ड ईयर की नॉन कोल देखे होंगे, तो इजीली नंबर उनको आने की संभावना ज़्यादा होगी। जैसे कि 3-4 क्वेश्चन थर्ड ईयर का जो नॉन कोल की सिलेबस थी वो पूछा गया था। जैसे कि मैं अभी आपको देख के बताता हूँ। अच्छा, पहला तो ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी इजी पूछा गया था। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव इन माइन इज डन इन, मतलब पूछा जा रहा है जो एक्सप्लोसिव माइंस में रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उसको डेफिनेटली मैगजीन बोलते हैं, मैगजीन में ही एक्सप्लोसिव रखा जाता है। लॉन्ग वॉल माइनिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, लॉन्ग वॉल माइनिंग इज मोर सुटेबल फॉर क्या, जितनी ऑप्शन है उसमें तो सबसे बेस्ट लग रहा है फ्लैट एंड थिक सीम। उसके बाद विच माइनिंग मेथड यूज सरफेस एक्सकवेशन, सरफेस से हम लोग कौन सा माइनिंग मेथड लगाते हैं, डेफिनेटली ये ओपन कास्ट माइनिंग मेथड है। इसी तरह काफी इजी क्वेश्चन था, मैंने देखा है। पावर फैक्टर भी बताया था मैंने कि 1 kg एक्सप्लोसिव को जब ब्लास्ट करते हैं तो उतने में कितनी मटेरियल ब्रोक होती है, उसको पावर फैक्टर कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोल एक्सट्रैक्टेड पर kg ऑफ एक्सप्लोसिव। एंड 5 का मिस फायर इज ए कंडीशन व्हेन explosive goes off too early, explosive fail to detonate, too much smoke produce, only noise is hearing। तो इसमें 5 में आपका हो जाएगा explosive fail to detonate, मतलब अगर सही तरीके से शॉक्स नहीं लगा तो डिटोनेट ब्लास्ट नहीं होंगे, और डिटोनेट ब्लास्ट नहीं होंगे तो फिर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट नहीं होगी। इजी था। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन था डिस्कस अबाउट द वर्टिकल शाफ्ट विथ नेट स्केच। वर्टिकल शाफ्ट तो मैंने बताया था क्या होता है क्या नहीं। हालांकि यूट्यूब पे नहीं हो पाया था पूरी सिलेबस कवर, लेकिन हमारे कॉलेज में तो डेफिनेटली हुआ था, तो आप उम्मीद है कि आपने अच्छे से आंसर दिया होगा। Explanation the factor on which selections of shaft is decide। Selections of shaft पूछा जा रहा है कि कहाँ हम शाफ्ट बनाएंगे, कहाँ फेवरेबल कंडीशंस रहता है शाफ्ट के लिए, वो चीज। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ प्लानिंग इन शाफ्ट सिंकिंग, ये थर्ड ईयर की सिलेबस है। अगर आप अपने सीनियर से लिए होंगे थर्ड ईयर के सिलेबस नॉन कोल माइनिंग मेथड, तो उसमें शाफ्ट लाइनिंग के बारे में बताया गया है, तो वही चीज है इसमें। हाँ, सॉफ्ट सिंकिंग भी वही थर्ड ईयर की, ये दोनों थर्ड ईयर की क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशिएट द राइज एंड विंच यूज इन मेटल माइनिंग विद डायग्राम, ये भी हर बार थर्ड ईयर में पूछा जाता था। अब क्या हो गया, अब सिलेबस चेंज हो गया, तो फर्स्ट ईयर में ये पूछा जा रहा है, मतलब सेकेंड सेम में पूछा जा रहा है। इनलिस्ट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉपिंग मेथड यूज इन अंडरग्राउंड मेटल माइन। अगर आप हमारी लेक्चर देख रहे होंगे तो स्टॉपिंग मेथड में भी बताया था कि कितने टाइप के स्टॉपिंग मेथड होते हैं। उसके बाद ब्रीफ डिस्कशंस ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स यूज्ड इन
अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, सपोर्ट सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। डिस्क्राइब कंप्लीट टिम्बर सेट, इनकम्प्लीट टिम्बर सेट और कंक्रीट कॉलम। ये सब सपोर्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड माइनिंग एंड ओपन कास्ट माइनिंग, ये तो मैंने सेकेंड या थर्ड लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया हूँ। सिंगल टिप, डबल टिप, कोल्ड बैरल अभी मैं स्टार्ट करूंगा कुछ देर में। तो ये सब क्वेश्चंस थी आपकी, इजी क्वेश्चंस थी काफी। उम्मीद है हमारे स्टूडेंट या फिर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट अच्छे से एग्जाम दिए होंगे। और तो चलिए अब आगे की सिलेबस को कवर करते हैं। हमने लास्ट टाइम परसेसिव ड्रिलिंग मेथड बताया था, उसमें से रिजिड रोड के बारे में बताया था कि ड्रिलिंग जब रिजिड रोड से करते हैं तो उसमें सीजल वेट ये सब चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू बोरिंग या फिर अकॉर्डिंग टू ड्रिलिंग। ओके, तो आज उसी की हम लोग परसेसिव की ही सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि रोप ड्रिलिंग और केबल ड्रिलिंग, या फिर इसको आप चूर्न ड्रिलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये रोप ड्रिलिंग, केबल ड्रिलिंग किसके बारे में है? ये परसेसिव ड्रिलिंग के बारे में। रोप ड्रिलिंग, केबल ड्रिलिंग परसेसिव ड्रिलिंग के बारे में। ठीक है, परसेसिव ऊपर में लिखा हुआ है, हो सकता है कैमरे में कैप्चर नहीं आ रहा होगा, तो आप इसको सिर्फ रोप ड्रिलिंग और केबल ड्रिलिंग नहीं लिखिए, इसको आप परसेसिव रोप ड्रिलिंग, परसेसिव केबल ड्रिलिंग। ओके, बेसिकली इसमें कुछ खास होता नहीं है। अगर आप फिगर बनाएं तो ये आपका ए फ्रेम स्ट्रेचर हो जाएगा, जहां से सपोर्ट देते हैं हम लोग। ठीक, ये आपका ड्रिलिंग का शाफ्ट हो जाएगा, जहां आपको ड्रिलिंग करनी है। और यहां से टूल्स रहता है, ड्रिलिंग टूल्स। फिर ऐसे यहां से आपका सम्प है, पानी है तो पंप के थ्रू से इसको बाईपास पानी डालिए। और इधर दिस वन, ये ड्रिलिंग रोड कनेक्टर रहेगा, और रोप भी इसी से अटैच रहेगा। ये मान लीजिए रोप भी आपका। ठीक, अगर पावर है आपके पास तो मोटर कनेक्ट कर दीजिए, अगर मैनुअल है तो फिर मैनुअल कीजिए। होता यूं इसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि रोप या केबल। केबल और रोप एक अलग चैप्टर है, जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो उसमें रोप और केबल देखेंगे। केबल, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, केबल में बहुत तरह तरह के स्ट्रैंड रहते हैं। किसी में 7-in-1 होता है, किसी में 6-in-1 होता है। यानी कि ये जो केबल है, ये केबल में एक कोर रहता है बीच में, और इसके पास लगभग 7 तरीके से, सॉरी, एक कोर हो गया और 6 तरीके से केबल, इसका मतलब जो स्टील की रहती है वो लेपटी हुई रहती है, एज लाइक रस्सी। ठीक ना, बट रस्सी में कोर नहीं होता, वो बस लिपटा हुआ रहता है, यानी कि थ्रेड किया हुआ रहता है, बांधा हुआ रहता है। इसमें ये कोर के सहारे बीच में एक स्ट्रैंड सीधा रहेगा, और इसी के सहारे पूरी ये लगी हुई रहती है, लटकी हुई रहती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 7-in-1। ये 1 पीस हो गया, उसके बाद सारे मिला के 6 पीस राउंड होंगे यहां से, और बीच में एक कोर केबल बोला जाता है, कोर केबल। और एक एक को अगर आप तोड़ेंगे तो उसको स्ट्रैंड बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना ये है
इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये सब जिस टाइम हम लोग रोप केबल में चलेंगे, रोप चैप्टर में, उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग ड्रिलिंग में हैं तो ड्रिलिंग को देखेंगे। तो ये इस तरह से आपका एक रस्सा मिल जाएगा या रोप मिल जाएगा या फिर वाइड रोप मिल जाएगा, और यहाँ से सारे अटैचमेंट लगे होंगे। वही रोप यहाँ तक आएगा जहां तक आपको ड्रिलिंग करना है, और यहाँ से आपका ड्रिलिंग मशीन्स लगी हुई रहती। मशीन्स मत बोलिए, अब ड्रिलिंग टूल्स बोलिए, ड्रिलिंग टूल्स। ओके, तो ये हो गया आपका रोप ड्रिलिंग या फिर केबल ड्रिलिंग। कुछ खास नहीं, अगर पावर है, मोटर से चला रहे हैं तो पावर ड्रिलिंग मशीन हो जाएगी ये। अगर मैनुअल चला रहे हैं तो फिर मैनुअल। अच्छा हाँ, इसमें बस ध्यान रखिएगा कि ये रस्सी के सहारे होता है, और ये काफी बेनिफिट होता है क्योंकि आपको बार बार रिजिड रोड में वो 90 फीट की रोड को बार बार खोल के उसको लगाना, फिर उसमें 90 मीटर डीप जाने के बाद फिर उसको दूसरी रड लगाना, दिक्कत होता है बार बार खोलने में। इसमें ये रस्सा रहता है, रस्सा लपटा हुआ रहता है, जितना दूरी आपको ले जाना है इजिली आप ले जा सकते हैं। ये टूल से, यहाँ से टूल से कटिंग करेंगे बस। सरते ये जो होल बन रही है, होल को साफ करने में बस थोड़ी बहुत दिक्कत आती है और कुछ नहीं। और इसमें बताने लायक और कुछ तो है नहीं। बाकी आप अगर डीजे देशमुख देख रहे हैं तो फिगर आप देख सकते हैं। फिगर थोड़ा सा है क्या, फिगर में ये टूल्स अब देखिए नजर आ रही है। ये रोप, ड्रिलिंग रोप, वॉल्किंग बीम, टिम्बर स्क्रू, ये प्रेशर बनाता है, घूमता है, प्रेशर शिप, और सेजिंग हेड। यहाँ टूल्स लगे रहते हैं, पूरा टूल्स, और ये ड्रिल करता है। ओके, तो चलिए, और इसमें कुछ खास है नहीं, तो आगे हम लोग इसको समरी लिखते हैं। तो हेडिंग डालिए परसेसिव रोप ड्रिलिंग केबल। परसेसिव फिगर आप बना के चलिए और नाम भी मेंटेन रखिए। ओके, परसेसिव रोप केबल या ड्रिलिंग या फिर चून ड्रिलिंग फॉर 30 मीटर फॉर greater than 30 meter deep rigid rod of percussive drilling types is replaced by steel wire rope to which drilling tools is attached। सीधा सीधी कहते रहा कि 30 मीटर, यानी कि अगर 30 मीटर से ज़्यादा आपकी डीप होल करनी है या ड्रिलिंग करनी है तो आपको रोप ड्रिलिंग ही करना होगा। 30 मीटर से ज़्यादा अगर करनी है, उस समय की बात है जिस समय फुल्ली मैकेनाइज्ड माइंस नहीं होती थी। अब तो हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रिल मशीन्स आ गई है, इतना कि हम लोग क्रस्ट मेंटल कोर तक भी ड्रिल कर सकते हैं। ऐसी ऐसी मशीन्स आ गई है। तो ये उस समय की बात है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो अब भी जो सेंटेंस में है वही आपको लिखना होगा। तो चलिए अब इसकी सेंटेंस को लिखते हैं। मैं वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करवाता हूँ। तो ये सेंटेंस है कुछ परसेसिव रोप ड्रिलिंग या फिर परसेसिव केबल ड्रिलिंग के बारे में। कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बस 30 मीटर से ज़्यादा अगर ड्रिलिंग करना हो या होल करना हो तो आपको रोप ड्रिलिंग ही करना होता है। ओके, और इसका अरेंजमेंट सेम इट इज़ रिजिड रोड ड्रिलिंग मशीन जैसा ही है, बशर्ते लास्ट एंडिंग पॉइंट में यहाँ पे आपके पास क्या रहता है, ड्रिलिंग टूल्स का अरेंजमेंट रहता है, और उसमें सिजल बीट या पिक्स का रहता है।
ठीक ना। तो कहता है कि द परसेसिव मेथड ऑफ ड्रिलिंग is employed cable drilling employed cable drilling is commonly adopted for hole deeper than कितना मीटर, 30 मीटर से ज्यादा अगर होल करना है तो आपको दिस वन का जरूरत है। ओके, इन दिस सिस्टम द रिजिड रोड आर रिप्लेस्ड बाय ए स्टील वायर। वायर अभी बताया कि इसमें रोप या वायर से हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। स्टील वायर रोप टू विच ड्रिल टूल्स इज अटैच्ड एट द एंड पॉइंट या फिर अटैच्ड ही रहने दीजिए। ये रोप है, यहाँ ड्रिलिंग हो रही है और यहाँ ड्रिल टूल्स लगा रहता है। ओके, द सरफेस arrangement is practically same as for the drilling rod, but the ends of walking beam is attached to temperature screw। walking beam क्या होता है? walking beam, अरे walking beam स्क्रू आप समझ रहे हैं ना, स्क्रू जिसमें थ्रेड लगा रहता है उसको आप घुमाएंगे तो वो नीचे जाता है ना, तो सेम इट इज वॉल्किंग बीम उसी प्रकार का रहता है और ये अटैच रहता है टेम्परेचर स्क्रू में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द रोप फ्रॉम विंच, मतलब पुली इज टेकन टू क्लैम्प्स, और पुली के सहारे उसमें हम लोग रोप को सहारा देते हैं ताकि ड्रिलिंग हो सके या होल बन सके। इसके बाद और अगर कुछ लिखाना है तो एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। फीड ऑफ 1.2 मीटर इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेम्पर स्क्रू एंड व्हेन नो फीड इज पॉसिबल देन रन बैक एंड रोप क्लैम्पर reclamper। The steel rope may be 18 mm for a depth of 300 meter and left handle ले। इसके बाद दो पॉइंट और अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। वॉल्किंग बीम अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप बढ़ी देखें, बढ़ी जो फर्नीचर का काम करते हैं। अभी के टाइम पे क्या है कि आपके पास ड्रिल मशीन आ गई, छोटी छोटी काटी उटी या लॉक करने के लिए, इंटरलॉक करने के लिए आपने ड्रिल किया, स्क्रू डाला, हो गई, ठीक ना। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, एक टी स्ट्रक्चर शेप में रहता था, टी स्ट्रक्चर शेप में रहता था और इसमें थ्रेड लगा रहता था, ये थ्रेड, ठीक ना, और ये नुकीला रहता था यहाँ, और इसी को हम लोग घुमाते थे, ये हैंडल को घुमाते थे तो ये यहाँ पे क्या होता था, होल होता था, यानी कि छेदा होता था, और छेदा करने के बाद हम लोग कील बनाते थे बांस की या फिर लकड़ी की, और इसको हटा के यहाँ पे हम लोग क्या किए कि कील को यहाँ ठोक दिया, अब हो गया दोनों जॉइंट। तो सेम इट इज, ये जो टी स्ट्रक्चर्स है, ये टी स्ट्रक्चर्स, इसी को हम लोग वॉल्किंग बीम बोलते हैं। यही घूमता है तो नीचे होल होता है। ओके, वॉल्किंग बीम। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, नोट डाउन कीजिए।
तो अब आगे की पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो आगे की लाइन है, ड्यूरिंग रोप ड्रिलिंग नो डिवाइस इज नेसेसरी टू गिव ए ट्विस्ट। इसमें कोई एक्स्ट्रा डिवाइस लगती नहीं है जिससे आपको मशीन को या फिर रड को रोटेशंस करनी होती है। नो डिवाइस इज नेसेसरी टू गिव ए ट्विस्ट टू ड्रिलिंग टूल्स बिटवीन सक्सेसिव ब्लोज एज दे ले ऑफ द एक्सटेंडेड रोप cause the tools of twist slightly। ओके, आपके पास एक्सटेंडेड रोप रहे, एक्सटेंडेड रोप जो डीजीएमएस या फिर जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहे वो रोप रहे तो इजीली तरीके से आप ड्रिल कर सकते हैं। और वो जो रोप होती है वो रोप की थिकनेस क्या होनी चाहिए, द स्टील रोप में बी 18 mm डायमीटर ऑफ द डीप्थ। 300 मीटर अगर होल आपको डीप करनी है तो 18 mm की आपको रोप चाहिए, 18 mm की स्टील वायर रोप चाहिए, अदरवाइज 300 मीटर आप डीप नहीं जा सकते हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है परसेसिव केबल ड्रिलिंग या फिर इसी को परसेसिव चूर्ण ड्रिलिंग या फिर परसेसिव वायर ड्रिलिंग बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट अब टॉपिक खत्म हो गई। अब हम लोग इसमें डिफरेंस देखेंगे, परसेसिव और रोटेटरी में डिफरेंस देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन किसमें परसेसिव ड्रिलिंग और डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, दोनों में डिफरेंस बिटवीन रहेगा। ठीक है, और इजी क्वेश्चन आने के कारण आप सिलेबस को हल्के में मत लीजिएगा। दरअसल सिलेबस चेंज हुआ और एडमिन भी नहीं चाहते हैं कि हार्ड क्वेश्चंस शुरू में ही दे दें, तो बहुत सारे स्टूडेंट बैक लग जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी 4-5 साल तक जो क्वेश्चंस है रिपीट नहीं होंगे, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। हमारे पीरियड में क्या होता था कि लगभग 10-12 साल तक क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता था, बट अब सिलेबस चेंज हो चुका है तो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसका मतलब आप हल्के में नहीं लीजिएगा, सेमेस्टर्स हैं, बैक पेपर नहीं लगने दीजिएगा, अदरवाइज आपकी प्रमोशंस में इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, वन मोर थिंग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा तो इस डिफरेंस बिटवीन परसेसिव एंड रोटेटरी ड्रिलिंग मेथड में रहेगा। इसके बाद एक डायमंड सिस्टम्स होता है ड्रिलिंग मेथड का, वो भी देखेंगे। देन आफ्टर कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। उसके बाद 1 चैप्टर यानी कि बेसिक कंसेप्ट हमारा माइनिंग का कंप्लीट होता है सेकेंड सेम के लिए। ओके, साथ साथ में आप लोग जो भी डाटा मैं बता रहा हूँ, जैसे 300 मीटर ज़्यादा डीप चली गई होल हमारा, तो 18 mm का आपको रड 18 mm का आपको रोप चाहिए, वायर चाहिए। ये सब जो डाटा है आप कलेक्ट करके रखिए, कहीं भी कैसे भी करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अभी नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन जब भी आप कंपटीशंस बैठेंगे, कोल इंडिया की सब्सिडीज में बैठेंगे, तो वहाँ ऑब्वियसली ऐसे डाटा पूछेंगे। तो आप लोग नोट डाउन और साथ में रिमेंबर करते रहिए। अभी के एग्जाम में क्या होता है कि सेकेंड सेम में या फिर बिटवीन द इंजीनियरिंग कोर्स में आपको रिटर्न करनी होती है, रिटर्न देनी होती है। बट जैसे ही आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी या बड़ी बड़ी कंपनी में आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ आपको रिटर्न के साथ साथ एक इंटरव्यू भी फेस करना होता है। इंटरव्यू में अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया तो आप रिजेक्ट
होने का कारण बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सेमेस्टर्स खत्म हो गए तो एंजॉय कीजिए, आपको सारा चीज रिमेम्बर करते हुए आगे बढ़ना है, अदरवाइज वैकेंसी की दूर आपको कॉरपोरेट में भी जगह नहीं मिल पाएगी। ओके, समझिए और अपने से आंसर राइटिंग कीजिए। आप जितना बेहतर अपनी स्किल को लिखने में बढ़ाएंगे उतना बेस्ट आपकी आंसर राइटिंग होगी। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, देन आफ्टर हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।